चैप्टर नंबर 4 का आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अब ये सर्कुलर करंट लूप क्या है, देखिए अगर मैं कोई एक वायर को लेकर उसको ऐसे सर्कल के शेप में बना देता हूँ तो ये एक लूप बन जाएगा, और इस लूप में से अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये हो जाएगा एक सर्कुलर करंट लूप। अब हमें क्या पता है कि अगर कोई वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पर भी अगर ये वायर में से करंट फ्लो करेगा तो उसके आसपास भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। अब यहाँ पर हम क्या स्टडी करना चाहते हैं कि ये एक सर्कल है, तो उसके सेंटर में से ऐसे एक एक्सिस जा रही होगी, उस एक्सिस के ऊपर सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, तो ये लूप की वजह से यहाँ पर कोई एक पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? हमने बायो सावर्ट लॉ में क्या स्टडी किया था कि अगर हम कोई एक वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो उस वायर को इनफाइनाइटेसिमल यानी कि बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। फिर कोई एक एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है उसको फाइंड करने का हमारे पास इक्वेशन है जो मैं दिया है बायो सावर्ट ने। तो अगर हम कोई एक एलिमेंट की वजह से कितना फील्ड मिलता है वो फाइंड कर ले और फिर ये पूरे वायर में जितने एलिमेंट होंगे उस सभी का इंटीग्रेशन कर दे, यानी कि सभी एलिमेंट को मिला दे, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है वो मिल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर उसको फाइंड करने का प्रोसेस करते हैं। ये एक रिंग है, उसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, यानी कि आपको ऐसा इमेजिन करना है कि ये जो रिंग है, ये जो लूप है वो बोर्ड के अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ये ऐसा हमारा लूप बन जाएगा, ठीक है। मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ये लूप को मैंने ऐसे रखा था कि ये अंदर जाता हुआ है। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। सपोज इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया, उसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल एलिमेंट डीएल, जैसे हम बायो सावर्ट लॉ में देते थे। अब ये डीएल का डायरेक्शन कौन सा होगा? तो जिस पॉइंट के ऊपर हमने डीएल को लिया है उस पॉइंट के ऊपर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी डीएल की डायरेक्शन, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर एक जो टेंजेंट बनेगा वो हो जाएगा डीएल का डायरेक्शन। सपोज यहाँ पर हमने डीएल लिया है, तो अगर उसमें करंट ऐसी फ्लो होती है लूप में, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा डीएल का डायरेक्शन। अब इसको अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये डीएल आपको अंदर की ओर जाता हुआ दिखेगा, यानी कि ये जो डीएल हमने लिया उसकी डायरेक्शन हमें ऐसी मिलेगी। अब जैसे हमने एक डीएल ऊपर लिया, अगर हम दूसरा डीएल नीचे ही ले ले तो सपोज यहाँ पर हमने एक और एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट डीएल को लिया, तो उसकी डायरेक्शन पहले तो कौन सी होगी? ये जो ऊपर डीएल था उसकी डायरेक्शन ऐसी थी, तो यहाँ पर जो डीएल होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। और इसको हम ऐसे रख के यहाँ से देखेंगे तो ये डीएल हमको बाहर आता हुआ दिखेगा, यानी कि अगर हम एक डीएल यहाँ पर ले लेंगे तो उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो रिंग है उसके सेंटर से ये जो मैंने पॉइंट दिया, उस पॉइंट से इस रिंग के इस लूप के सेंटर का ये जो डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं x, यानी कि इस रिंग के इस लूप के सेंटर से जिस पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है x इतना। और इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? उसकी रेडियस। तो उसके रेडियस को हम कह देते हैं सपोज कैपिटल R। अब देखिए यहाँ पर है हमारा डीएल और यहाँ पर है हमारा पॉइंट जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो ये डीएल से ये जो हमारा पॉइंट है उस दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R। तो इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल r, ओके। उसी तरह से जैसे ये डिस्टेंस R हुआ तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R। अब ये जो R है और ये DL है उसके बीच का एंगल कितना होगा? देखिए ये हमारा लूप है और ये हमारा DL, और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो DL और ये R, ये देखिए दोनों के बीच का एंगल आपको कितना दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है, यानी कि ये DL और R के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पर भी ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें, इसको हम कहते थे बायो सावर्ट लॉ में dB।
अब ये एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो कौन सी होती है, तो उसका आंसर है कि ये जो dl और r है उस दोनों से जो प्लेन बन रहा है वो कैसा बनेगा, ये dl और r यानी कि ये जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर में होती है। कैसी, देखिए dl ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है और ये r ऐसा है, तो dl और r की वजह से ये प्लेन बना। ये प्लेन के परपेंडिकुलर में होती है db की डायरेक्शन, यानी कि उसके परपेंडिकुलर में ये जो है ये डायरेक्शन होगी db की। तो ये जो dl है उसकी वजह से यहाँ पर जो db मिलेगा उसका डायरेक्शन होगा इस r के परपेंडिकुलर में, यानी कि ऐसा। और ये जो dl है उसकी वजह से यहाँ पर जो db मिलेगा उसकी डायरेक्शन होगी इसके परपेंडिकुलर में, यानी कि इसके परपेंडिकुलर में। तो यहाँ से 90 डिग्री एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री। ये डायरेक्शन है db की इसकी वजह से, और ये डायरेक्शन है db की ये dl की वजह से। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब ये जो r है और ये x है उसके बीच का जो एंगल है उसको हम सपोज ले लेते हैं थीटा। तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। अब यहाँ पर मैं एक और प्लेन बना लेता हूँ। ये प्लेन मैंने बनाया जो x के परपेंडिकुलर में होगा। x के परपेंडिकुलर में यहाँ पर मैं एक और प्लेन बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये एंगल थीटा है। अब इसके ऊपर आ जाइए, ये r और ये db, ये db और ये r, दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर में है तो उसके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए ये टोटल 90 डिग्री, हम ये जो थीटा है वो फाइंड करना चाहते हैं। तो ये टोटल है 90 डिग्री, उसमें से ये जो एंगल है उसने थीटा ले लिया और ये जो एंगल है उसने थीटा ले लिया, यानी कि टोटल 90 था, उसमें से थीटा ये एंगल ले गया तो ये माइनस थीटा, और ये एक एंगल वो भी थीटा ले गया तो माइनस थीटा। तो ये जो एंगल बचेगा ये 90 में से वो बचेगा 90 माइनस 2 थीटा। तो ये हो जाएगा एंगल 90 माइनस 2 थीटा। उसी तरह से ये एंगल 90 माइनस 2 थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला और ये वाला। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए ये x और ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके बीच का भी एंगल कैसा होगा 90। तो ये टोटल 90, उसमें से ये जो एंगल है वो ले गया थीटा और ये जो एंगल है वो ले गया 90 माइनस 2 थीटा, यानी कि टोटल था ये 90, उसमें से यहाँ पर थीटा गया और यहाँ पर गया 90 माइनस 2 थीटा। तो कितना बचेगा 90 माइनस थीटा माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस 2 थीटा। तो 90 90 कैंसिल और 2 थीटा माइनस थीटा जो है जाएगा थीटा, यानी कि ये जो एंगल बचा ये हो जाएगा थीटा, और यहाँ पर भी ये जो एंगल है वो हो जाएगा थीटा। ओके, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया ये फिगर, तो समझ लीजिए कि हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। ये थीटा हमने कैसे फाइंड किया आपको समझ में आ गया। अगर अभी नहीं समझे हो तो वीडियो को थोड़ा प्रीवियस बैक में जाके फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम ये फिर से बना लेते हैं जितना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए ये एक परपेंडिकुलर में बनाया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है वो है x, ये है हमारा db और ये हमारा दूसरा db। ये जो एंगल हमने फाइंड किया ये कितना है थीटा, और ये एंगल भी कितना है थीटा। अब देखिए ये db और ये उसके बीच का एंगल थीटा, तो इसको ये db के दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं। जो थीटा के साथ होगा उसको हम लिखेंगे db कोस थीटा, और ये जो बचेगा वो होगा db साइन थीटा। उसकी तरह से ये जो db है उसकी वजह से ये जो हमें मिला कंपोनेंट ये होगा db कोस थीटा, और ये हो जाएगा db साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए db कोस थीटा और db कोस थीटा दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। वो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा कि ये db कोस थीटा और ये db कोस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ db साइन थीटा।
तो आप ये पूरे लूप में कोई भी 2 पॉइंट ले लोगे, उस 2 पॉइंट के लिए उसके जो डी बी कोस थीटा होगा, उसका जो कोस थीटा वाला वैल्यू होगा वो ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा वहाँ पर डी बी साइन थीटा वाला वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका इक्वेशन हमें ऐसा मिलेगा कि बी नेट इज इक्वल टू, ये कोस थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट को। तो इंटीग्रेशन में आएगा डी बी साइन थीटा। अब डी बी की वैल्यू हम कैसे निकालें? हमें बायो सावर्ट लॉ में क्या सीखा था कि स्मॉल एलिमेंट डी एल की वजह से जो डी बी होता है उसकी वैल्यू होती है डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अब ये साइन थीटा क्या होता है? तो ये डी एल और ये आर दोनों के बीच का एंगल, ये कितना है 90 डिग्री। तो साइन अगर हम 90 रखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर साइन 90 इज इक्वल टू 1 है तो हमारा डी बी हो जाएगा म्यू 0/4 पाई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। अब ये डी बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमें बी नेट का फॉर्मूला मिलेगा कि बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में डी बी की जगह पर हम ये लिख देंगे तो म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर और ये साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल मिलेगा, ये आर, ये एक्स और ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर और ये एक्स, और ये एंगल हमारा कितना है थीटा। तो देखिए हम इस ट्राइंगल के ऊपर से लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है ये आर, तो ये आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि ये स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर। तो साइन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। अब यहाँ पर देखिए म्यू 0/4 पाई कैसा है, कांस्टेंट है। आई यानी कि करंट कैसा है, लूप में करंट हम अगर कांस्टेंट रख दें तो आई भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ये आर यानी कि ये डिस्टेंस वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और ये आर यानी कि रेडियस भी फिक्स होगी। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ डी एल। तो हम ये जो म्यू 0 डिवाइडेड बाई 4 पाई आई अपॉन ये आर स्क्वेयर इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब और ये कैपिटल आर। तो इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ डी एल। अब ये डी एल का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पर सपोज हमने एक डी एल लिया था, तो ये पूरे के पूरे रिंग के लिए आप डी एल को आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, इसका सरकमफेरेंस, और उसका वैल्यू क्या होता है 2 पाई आर। तो डी एल की जगह पर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे डी एल का तो हमें मिल जाएगा 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा बी नेट इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का क्यूब, और डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 पाई आर। अब देखिए 2 4 पाई से पाई कैंसल, तो ये हमें मिलेगा म्यू 0/2 आई आर, और आर मिला के हो जाएगा आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये हमें मिलेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, कैसे देखिए, ये जो ट्राइंगल था उसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आर, ये स्मॉल आर और ये एक्स। तो इसके ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं कि क्योंकि ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का लॉ लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ये आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल दूँ तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालना चाहता हूँ
तो इसकी वजह मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि उसकी पावर 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसका रूट निकाला तो यहाँ पर मैंने पावर 1/2 लगा दी। अब इसका अगर मैं क्यूब कर दूँ तो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का क्यूब, यानी कि ये पावर हो जाएगी 3/2। तो ये आर क्यूब की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा P इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2I R स्क्वेयर, और ये जो आर क्यूब था यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फाइनल कि अगर कोई एक सर्कुलर लूप है तो उससे एक्स जितने डिस्टेंस पर किसी एक पॉइंट के ऊपर उसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0 I R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसके कुछ स्पेशल केस हम देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, इसकी भी हमें कुछ ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो केस नंबर 1 हम लेते हैं कि अगर ये जो पॉइंट था, पॉइंट P, ये हम इस सर्कुलर लूप के अंदर ही यानी कि उसके सेंटर के ऊपर ले लें तो ये जो x था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर ये पॉइंट को उठाकर मैं उसके सेंटर के ऊपर रख दूँ तो x का कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। यानी अगर इफ़ x इज इक्वल टू 0 तो ये इक्वेशन में हम x को 0 रखेंगे तो ये हमें मिलेगा b इज इक्वल टू μ0 I R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर को 0 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आर स्क्वेयर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा μ0 I R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, ये आर का स्क्वेयर और उसकी पावर 3/2, तो ये हो जाएगा आर का क्यूब, क्योंकि पावर 2 और ये पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ 3। ओके, अब दूसरा केस ऐसा लेते हैं कि इफ़ अगर ये पॉइंट है उसको मैं बहुत दूर ले जाकर रख दूँ तो एक जो ये x होगा वो अगर मैं ये r है उससे बहुत ज़्यादा कर दूँ, ये पॉइंट को बहुत ही दूर रख दूँ तो x r से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये r है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेशन में r को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि x की वैल्यू r से बहुत ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से r अगर हम निकाल दें तो ये बचेगा b इज इक्वल टू μ0 I R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की 3/2। ये हमारा इक्वेशन है। उसमें ये जो x है वो बहुत ही बड़ा है तो r की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, तो x के कंपैरिजन में ये जो r है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बचेगा इक्वेशन μ0 I R स्क्वेयर अपॉन 2 x की पावर 2 और उसकी 3/2, तो ये हो जाएगी x की 3 पावर। तो ये इक्वेशन मिलेगा जब ये जो P है वो हम बहुत ही दूर रखते हैं। और एक केस ये होगा कि इफ़ यहाँ पर जो डिस्टेंस r है यानी कि उसका रेडियस r है, अब रेडियस जितने ही डिस्टेंस पर अगर मैं ये पॉइंट P को रखूँ यानी कि मैं r और x दोनों को सेम कर दूँ, तो इफ़ x इज इक्वल टू r यानी कि ये x है उसको मैं रेडियस जितना कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा कि b इज इक्वल टू μ0 I R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वेयर। x की जगह पे हम लिखेंगे अब r, तो प्लस R स्क्वेयर उसकी 3/2 पावर, तो ये हो जाएगा μ0 I R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 2R स्क्वेयर उसकी पावर 3/2। तो ये बचेगा μ0 I R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये 2 और ये 2 की पावर 3/2 और ये r का स्क्वायर था उसकी भी पावर 3/2, ये हो जाएगा r का क्यूब। अब ये देखिए 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3/2, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/2 यानी कि 5/2। तो इसको हम लिखेंगे μ0 I R स्क्वेयर डिवाइडेड बाई
2^5/2 इंटू आर क्यूब, या आर स्क्वेयर और ये आर क्यूब, तो अगर आप एक कैंसिल कर दोगे तो ये बचेगा μ0I डिवाइडेड बाई 2^5/2 इंटू आर। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया कि जब हम ये जो एक्स है वो जो रेडियस है दोनों को सेम कर देंगे। तो इतना इनफ है हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप के लिए। जब भी कोई हम सर्कुलर लूप लेते हैं तो उससे एक इतने डिस्टेंस दूर उस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी वैल्यू होती है μ0I_r² डिवाइडेड बाई 2r² प्लस s² की 3/2। ओके, इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।